यस 8th क्लास। बेटा हमने पिछले वीक मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर शुरू किया था, तो उसका मिनरल रिसोर्सेज चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब बेटा हम एनर्जी रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे। तो बेटा एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो इंसान को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, मीन्स हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे घर में हम किचन में काम करते हैं तो कुछ भी किचन में काम करने के लिए हमें गैस जलानी पड़ती है, तो गैस जो है एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उस पे चाहे हम चाय बनाएं या फिर खाना बनाएं, कुछ भी करें। तो इस तरह से जो वो गैस है, नेचुरल गैस है, वो एक एनर्जी रिसोर्सेज है। तो इस तरह से जो इंसान है उसको अपने घर में मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरा बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी हमें एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ इस तरह से एनर्जी रिसोर्सेज है जो इंसान अपने लॉन्ग समय तक, लॉन्ग रन तक यूज़ कर सकता है। और इनको हम लोग, और ये एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो है कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। और इनको हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। कि मतलब कन्वेंशनल मीन्स ये जब हमने दूसरे वर्ड्स में हम इनको एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज भी कहेंगे कि जितना मर्जी, अगर हम इनको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोग जितना मर्जी यूज़ कर लें वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, पॉल्यूशन फ्री होते हैं, चीपर होते हैं, सस्ते पड़ते हैं, हमें नए होते हैं। तो इस तरह से उनको हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। और इनमें जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सी वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, तो इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से ये जो रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के मतलब यूज़ करते हैं, तो वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो इनको हम लोग जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं बेटा, इनको वन बाय वन हम लोग रीड कर रहे हैं। सबसे पहले है कोयला। एक ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो हमें मतलब ज़मीन में से हम निकालते हैं, और ये अगर जलता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसकी मेन वजह है कि इसमें कार्बन कंटेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब इसमें हम इनको जलाते हैं तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, आग जलती है, और ये इसीलिए इसको इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, ठीक है, सब्सटेंस कहते हैं। और इसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए या फिर लाइट या फिर दोनों ही चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। कोयले को पहले लोग अपने घरों में भी चूल्हे वगैरह, अंगीठी जलाने में काम करते थे, फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ होने लगा इसका। और फिर रेलवे इंजन्स, रेलवे को, ट्रेन को चलाने के लिए उसके इंजन्स में कोयला डाला जाता था, तो ट्रेन उसके फिर चलती थी। और अब कोयला जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, थर्मल प्लांट्स लगाए गए हैं। तो इस तरह से बेटा कोयला जो है इतने मतलब पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। और इसकी जो टाइप्स हम लोग देखें तो मेनली 4 टाइप्स होती हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और इन चारों ही कैटेगरीज में एंथ्रासाइट कोल जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, वो है एंथ्रासाइट। और पीट जो है वो लोएस्ट क्वालिटी का कोयला है। इसकी जो मतलब इन सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियरिटी जो है वो मेजर होती है कि इसमें कार्बन कितना है। कि थोड़ा सा कोयला जलाएं हम, उसमें वो ज़्यादा लॉन्ग रन तक जलता रहता है, हीट प्रोड्यूस करता रहता है, तो वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। दूसरा है कि काफ़ी सारा कोयला लें और उसको हम लोग जलाएं तो वो कम हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। और मेनली जो कोल है वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में से मिलता है, और अर्थ को डग करके मतलब फिर उसको निकाला जाता है। और बहुत ही रिस्की होता है कोल माइंस में काम करना, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब हीट प्रोड्यूस होती है, प्रेशर बन जाता है हीट का, तो कई बार ये कोल माइंस जो होती हैं वो ब्लास्ट कर जाती हैं।
और इंडिया में मेनली जो कोयला है काफ़ी स्टेट्स में मिलता है, जैसे झारखंड जो है लीडिंग स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस होता है, और नियर अबाउट 23% कोल रिजर्व्स जो हैं वो झारखंड की कोल माइंस में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद है बेटा पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल जो है ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में से ही मिलता है, और इसको हम लोग रॉक ऑयल भी कहते हैं। और आजकल के मतलब टाइम में जो प्रेजेंट एरा है इसमें हम लोग मशीनरी का समय है, मशीन युग है, तो इस तरह से पेट्रोल जो है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस रखता है। आजकल थोड़ी सी ही हर घर में गाड़ियाँ भी हैं, स्कूटर है, स्कूटी है, बाइक है, सब कुछ है, सब में पेट्रोल डलता है, डीजल चलता है। तो इस तरह से मीन्स आजकल जो पेट्रोल है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मिनरल है, और इसको हम लोग लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। कोल जो है ऑयल जो है वो मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, गाड़ियों में और इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ होता है। और दूसरे बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्कूटर से लेकर, जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि एरोप्लेन, सभी मिनरल ऑयल पे डिपेंड करते हैं। बेशक मतलब इसकी एक्यूमुलेशन, इसके मिलने के बारे में रॉक्स में से कैसे ये मिलता है, पहले मतलब पूरी तरह से इसके बारे में ऑब्जर्वेशंस या फिर इसके मतलब खोज नहीं हो पाई थी, मगर फिर भी इसको सेडिमेंट्री रॉक्स में से, फॉसिल फ्यूल्स में से इनको कलेक्ट किया जाता है, और जिस जगह पे ऑयल वेल होते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारी ह्यूज अमाउंट में गैस जमा हुई होती है। तो पहले गैस को मतलब इकट्ठा किया जाता है, निकाला जाता है, और फिर उसमें से क्रूड ऑयल जो है उसको निकाला जाता है पाइप्स के ज़रिए, और फिर इस क्रूड ऑयल को मतलब आगे रिफाइनरीज होती हैं वहाँ पे ले जाके इनको रिफ़ाइन किया जाता है, मीन्स प्योरीफाई, साफ़ किया जाता है, और फिर ये इसमें से को मतलब पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीज़ें इसमें से अलग अलग निकाली जाती हैं। कोयला वैसे तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ में मिलता है, जैसे यूएसए, रशिया, उसके आसपास वाले कंट्रीज़, चाइना, ठीक है, मगर जो मतलब जो हमारे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे ईरान, इराक़, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, इन मतलब कुवैत जो है, ये जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ऑयल के भंडार हैं। ये लगा लो कि मैक्सिमम ऑयल जो है इन कंट्रीज़ के पास हैं, ऑयल रिज़र्व्स। और इंडिया की अगर हम पोजीशन पेट्रोलियम के हिसाब से लगाएं तो ज़्यादा साउंड नहीं है। पूरे मतलब जितना इंडिया के पास रिज़र्व्स है उसका 33.4 मिलियन टन 2003-04 के डाटा के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल निकाला गया है। तो मेनली जो स्टेट्स हैं इंडिया में, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ऑयल फील्ड है जहाँ से मिनरल ऑयल को निकाला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, जहाँ पे ऑयल वेल होंगे, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग ऑयल वेल्स होते हैं, उनमें से उस ऑयल को डग किया जाता है और उसके ऊपर जो गैस जमा की हुई होती है उसको निकाला जाता है। और ये गैस व्हीकल्स में यूज़ होती है एज अ फ्यूल, कुकिंग, हमारे घरों में, किचन में जो सिलेंडर होते हैं उनमें ये गैस फिल की जाती है। नेक्स्ट आता है बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पानी से प्रोड्यूस होने वाली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो पानी से तैयार होने वाली बिजली जो है उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और ये जो एक रीन्यूएबल वाटर रिसोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से प्रोड्यूस की जाती है। मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे वैसे तो इन्होंने दो तरह के मतलब मेथड्स दिए हुए हैं, एक पानी से जिसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और दूसरी ऑयल को या कोल को बर्न करके थर्मल प्लांट्स में मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मगर और भी बहुत सारे मेथड हैं। एटॉमिक एनर्जी है जो है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी है, ठीक
ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी है, वहाँ से बहुत सारे मेथड हैं बेटा जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पानी जो है एक फ्री रिसोर्स है। हमारे इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जहाँ पे पानी जो सारा साल पानी से भरी रहती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक तो पानी जो है बहुत ही ह्यूज अमाउंट में चाहिए और सारा साल बहना चाहिए उन रिवर्स में पानी, ठीक है। और उनके ऊपर जिन रिवर्स पे मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का मतलब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, तो उन रिवर्स के ऊपर डैम बनाए जाते हैं, ठीक है। और डैम्स फिर वहाँ पे डैम बना के टरबाइंस फिट की जाती हैं और फिर वो अपनी फोर्स से पानी जो है अपनी फोर्स से उनको रोटेट करता है, रोटेट करके फिर उन टरबाइंस पे जो है रोटेट करती हैं और वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। और इस तरह से फिर उसको मतलब जो करंट है मतलब वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वायरिंग के ज़रिए वहाँ पे उसके साथ ही एक मतलब ग्रिड बनाया जाता है जहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, वहाँ पे बिजली को स्टोर किया जाता है और फिर आसपास वाले इलाकों में उनको सप्लाई की जाती है वायरिंग के थ्रू। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बेटा जिनके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जैसे वाटर रिसोर्स जो है वो पेरेनियल मीन्स उन रिवर्स में पानी सारा साल बहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है और वहाँ पे उन रिवर्स में स्लोप होनी भी बहुत ज़रूरी है कि पानी हाइट से नीचे गिरना चाहिए। लेवल्ड एरियाज़ में मतलब जो है वो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि पानी की जो धार है वो अपने प्रेशर से उन टरबाइंस पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा है कि आसपास उस रिवर के या उस वाटर रिसोर्स के आसपास खाली स्पेस होनी चाहिए, सफिशेंट स्पेस होनी चाहिए ताकि वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकें। और इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के बाद बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको कहीं भी किसी भी रेजरवॉयर में या फिर वो आसपास इकट्ठा करके एक आर्टिफिशियल लेक बना दी जाती है वहाँ पे, या फिर एक आर्टिफिशियल कैनल डग कर दी जाती है जो ऐसे एरियाज़ में पहुँचाई जाती है जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी होती है। तो इस तरह से बेटा ये कुछ पॉइंट हैं जिनके मतलब ध्यान में रखना पड़ता है जब भी इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनके पास पानी के बहुत ही ह्यूज अबंडेंट रिसोर्सेज हैं जो मतलब इनको पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जैसे यूएसए, रशिया, जापान, जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए है वो अकेला ही 31% वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पानी से तैयार करता है। दूसरा है ब्राज़ील और कनाडा के पास भी बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिया जो है बेशक इसके पास बहुत सारे पानी वाटर रिसोर्स हैं मगर सिर्फ वो 1% ही पानी जो है वो यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। और इससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे लिए कितनी ही इम्पॉर्टेंट रखती है। अगर इंडिया पूरा अपना वाटर रिसोर्स जो है वो यूज़ करे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो कोई भी एक सिंगल कॉर्नर भी इंडिया का ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे बिजली की सप्लाई ना हो, ठीक है। दूसरा है इंडिया में काफ़ी दोनों ही तरह की रिवर्स हैं, जैसे हिमालय से निकलने वाली पेरेनियल रिवर्स और साउथ इंडिया में सीजनल रिवर्स हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो हिमालयन रिवर्स हैं वो तो आपको पता ही है कि वो पेरेनियल हैं क्योंकि वो स्नो कवर्ड माउंटेन से शुरू होती हैं और सारा साल उनमें पानी रहता है। तो कोई भी रिवर है जिस पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है, वो डैम एक रिवर पे बना के उससे हम लोग बहुत सारे पर्पस जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे अगर उस रिवर में हर साल फ्लड आता है तो डैम बनाएंगे, पानी को स्टोर किया जाएगा तो
उससे उस रिवर में फ्लड नहीं आ पाएंगे, फ्लड कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरा, अगर फ्लड कंट्रोल होएंगे तो वहाँ पे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा, स्टोर किए हुए पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो आर्टिफिशियल तौर पे कैनल्स को डग करके उन एरियाज़ तक पहुंचाया जाता है जहां पे पानी की स्कार्सिटी होती है, और उस कैनल वाटर से मतलब जो फील्ड है, फसलें जो हैं, क्रॉप्स हैं, उनको इरीगेट किया जाता है। नेक्स्ट है, अगर मतलब वहीं पे ही जहाँ पे डैम बनाया गया है, कोई रेजर्वायर पानी या लेक आर्टिफिशियल तौर पे बनाई गई है, तो वहाँ पे फिशरीज ऑक्यूपेशन परफॉर्म किया जाता है, और ऐसे एरियाज़ जो है वो टूरिज़्म के तौर पे भी उनको डेवलप किया जाता है। इस तरह से बेटा इतने सारे मतलब पर्पस जो हैं वो फुलफ़िल होते हैं एक रिवर पे डैम बना के। तो इसीलिए इन प्रोजेक्ट्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, जैसे वो हाइड्रो के अलावा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जो मतलब जियोथर्मल मीन्स स्टीम से, भाप से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मेनली उन एरियाज़ में जो वॉल्केनिक प्रोन एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे वॉल्केनोस इरप्ट होते ही रहते हैं। और दूसरा है, और ऐसी जो जियोथर्मल्स या फिर सोलर एनर्जी पर रिसोर्सेज होते हैं, कई लोग मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं वो वाटर को गर्म करने के लिए, कुकिंग के लिए, या फिर अपने हाउसेस को मीन्स गर्म करने के लिए, जो वहाँ पे ज़्यादातर मतलब बर्फीला इलाका होता है, उनमें जियोथर्मल एनर्जी जो है वो मतलब यूज़ होती है। जैसे रशिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पे मतलब जियोथर्मल एनर्जी यूज़ होती है, भाप से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी। दूसरा, टाइड्स को भी यूज़ किया जाता है मतलब एनर्जी रिसोर्स के रूप में। तो इस तरह से बेटा आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। हैव अ नाइस डे।